हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। थीम थी इस बार की माई फेवरेट पिक्चर। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है अजय कुमार भल्ला जी को, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। इसके अलावा सिएटल के प्रसिद्ध स्पेस नीडल पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया, भारत का तिरंगा फहराया गया। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप के शुभंकर चांद को लॉन्च किया गया है। ये बाघ से संबंधित है और ये बिहार में आयोजन होने वाला है पुरुष एशिया हॉकी कप का। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है रियल मैड्रिड को। और भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन करेगा उत्तराखंड में। इसके अलावा NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देश के 1150 टोल प्लाजा पर 3000 रुपये वार्षिक पैकेज वाला एक योजना लॉन्च कर दिया गया है फास्टैग का, जो 3000 रुपये का सब्सक्रिप्शन वाला होता था। एक्वानॉट्स जतिंदर पाल सिंह ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जा करके भारतीय रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब कि सबसे गहराई में जाने वाले भारतीय बने हैं। एक्वानॉट्स हैं ये जतिंदर पाल सिंह। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य ने मुख्यमंत्री थाई मनवर योजना शुरू की हुई है। और असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है राइनोज के संरक्षण के लिए। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MJT ऐप पर और टेलीग्राम पर भेज दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना। PDF टेलीग्राम पर भी आपको शाम को 9 बजे भेज दी जाती है, रात को 9 बजे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है MJT एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमनिटेरियन डे। तो जिस दिन फोटोग्राफी डे होता है उसी दिन ह्यूमनिटेरियन डे यानी मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है, यानी 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड मानवतावादी डे, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है स्ट्रेंथेनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ये इस थीम है। शुरुआत इसकी 2008 से हुई थी। मानवतावादी प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए लोगों में, इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई, मानवतावादी प्रयासों में अपनी जान गंवाई। तो इराक की राजधानी बगदाद में 19 अगस्त 2003 को ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर अटैक हुआ था और उस अटैक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 सहकर्मी मारे गए थे और इस वजह से ये दिन चुना गया है 19 अगस्त का, ठीक है। 19 अगस्त चुनने का कारण ये है। अब कल हम लोगों ने इसका रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी तो मैं रिवीजन आपका हर दूसरे तीसरे दिन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ध्यान रहे ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब है। मिस यूनिवर्स इंडिया ये बनी हुई है मनिका विश्वकर्मा। इन्होंने खिताब जीत लिया है, राजस्थान की रहने वाली हैं और राजस्थान में ही ये प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जयपुर में। देखो, मिस यूनिवर्स इंडिया की जो विजेता होती हैं वो मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाती हैं। समझ में आई बात? मिस वर्ल्ड इंडिया जो होती हैं वो मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने जाती हैं। तो ये मिस यूनिवर्स में भारत को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो मिस यूनिवर्स कहाँ पर होगा? थाईलैंड में होगा इस बार वाला, ठीक है। तो थाईलैंड में मनिका विश्वकर्मा भारत की तरफ से जाएंगे रिप्रेजेंट करने। तो ये भारत की अभी विजेता बनी है। क्लियर? तो मिस यूनिवर्स विजेता गलती से मत कह देना। मनिका विश्वकर्मा ये राजस्थान से रहने वाली भी हैं और इसका आयोजन भी इवेंट का राजस्थान के जयपुर में ही हुआ था। तो थाईलैंड में होगा 74वां मिस यूनिवर्स साल के अंत में, तभी जाएंगी भारत को रिप्रेजेंट करने। अच्छा, पिछले कुछ विजेताओं का रिवीजन करते हैं जो दो इंपॉर्टेंट है। एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस यूनिवर्स। ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है, मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है ये हुई थी 1951 में और मिस यूनिवर्स की शुरुआत ये हुई थी 1952 में।
ठीक है, 1952 में, एक साल बाद शुरुआत हुई थी। भारत की अभी तक 6 विजेता हैं मिस वर्ल्ड में, ठीक है, 6 मिस वर्ल्ड विजेता हैं भारत की। मिस यूनिवर्स में अब तक भारत की 3 विजेता हैं, ठीक है, 3 विजेता हैं मिस यूनिवर्स की भारत की। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2025 का अनाउंसमेंट हो गया है, ये साल की शुरुआत में होता है। तो ओपल सुचाता चुवांगश्री जो कि थाईलैंड की हैं, ये मिस वर्ल्ड विजेता हैं 2025 की। और 2024 वाला, क्योंकि 2025 वाला ये साल के अंत में होगा थाईलैंड में, तो 2024 की मिस यूनिवर्स की विजेता जो हैं वो हैं विक्टोरिया केजोर थीलविक जो कि डेनमार्क की हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा पक्का। आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न आयोजित हुआ, जो कि हर साल आयोजित होता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है होम बाउंड ने। होम बाउंड ने, आप ये आर्टिकल देखिए, नीरज घायवान की ये फिल्म है होम बाउंड, इसने विन किया है टॉप ऑनर्स एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ये है होम बाउंड फिल्म, ठीक है, उसका ये पोस्टर है। तो नीरज घेवान की ये फिल्म है, जो कि फिल्म निर्माता हैं। तो इसने 2 अवार्ड जीता, एक तो बेस्ट फिल्म का, दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड इन्होंने जीता है। तो ये फिल्म फेस्टिवल 14 से 24 अगस्त तक हुआ, 16वां इस बार का संस्करण था। इसमें विजेताओं की लिस्ट भी आएगी। भाई ये तो बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह भी जान लो। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म कैटेगरी के लिए मिला है अभिषेक बच्चन को, आई वांट टू टॉक फिल्म के लिए इनको मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विशेष उल्लेख मिला है फिल्म की कैटेगरी में गुगुन किंगपेन को, इनको एक विशेष उल्लेख के तहत दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड या कहें बेस्ट एक्टर फीमेल, इसका अवार्ड फिल्म की कैटेगरी में मिला है गीता कैलासम को। अब ये तो फिल्म की कैटेगरी में हुआ, अब सीरीज जो होती है ना, वेब सीरीज, उनकी कैटेगरी भी देख लो। तो सबसे बेस्ट सीरीज जो चुनी गई है, बेस्ट वेब सीरीज ब्लैक वारंट चुनी गई है। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज जयदीप अहलावत को चुनी गई है ना, पाताल लोक सीजन 2, हाथी, क्या नाम था, हाथी सिंह नाम था ना, इंस्पेक्टर हाथी, वही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला जो है, ये श्रृंखला यानी सीरीज की कैटेगरी में निमिषा सैजन को चुना गया है डब्बा कार्टेल के लिए। और सिनेमा में एक्सीलेंसी के लिए आमिर खान को मिला है एक स्पेशल अवार्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुरून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसायों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो जब भी सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय हो या इंडिविजुअल हो, इन सब की बात आती है तो अंबानी परिवार हमेशा टॉप पर रहता है। इस बार भी अंबानी परिवार ही टॉप पर है, सबसे वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फैमिलीज के मामले में हुरून इंडिया की ये लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि इनकी परिवार की संपत्ति है 28.2 लाख करोड़, जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद का, भारत की जीडीपी का लगभग 1/12वां हिस्सा है। मतलब आप सोचो 12 8 96, लगभग 8-8.25% हिस्सा जो है ये केवल इसी फैमिली का है, भारत की जीडीपी का। और इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं बजाज परिवार, जिनकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ है। तीसरे पर है कुमार मंगलम बिरला, जिनकी वैल्यूएशन 6.5 लाख करोड़ है। ठीक है, मुकेश अंबानी आप जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख हैं और इन्हीं अंबानी परिवार की बात हो रही है। अगला, हाल ही में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला विश्व मानव रोबोट गेम्स, इसमें जितने भी प्रतियोगी भाग ले रहे थे सब रोबोट थे, ह्यूमनाइड थे, मानव रोबोट थे। तो इसका आयोजन किया गया बीजिंग में, चाइना में एक इवेंट था और सभी ह्यूमनाइड के बीच में बहुत तरीके के खेल इसमें खेले गए, कई सारे खेल खेले गए। तो ये 4 दिवसीय था, पहला विश्व मानव रोबोट गेम बीजिंग चीन में हुआ। जापान सहित 16 देशों के 500 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड या जिन्हें मानव रोबोट कहते हैं ये इसमें शामिल हुए। ओके, कुल 26 विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और ये इसमें हिस्सा लिए। देखिए ट्रैक एंड फील्ड का, इसके अलावा फुटबॉल, डांसिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब चुनौतीपूर्ण स्पर्धाएं इसमें थीं। रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेरा डी मिशन ये आपसे पूछा जाएगा। ये अभी रसिया ने अनाउंस किया है, ये शुक्र ग्रह के लिए है, वीनस के लिए मिशन है। 2036 तक इन्होंने प्रस्तावित किया है, लेकिन ये भी कहा है कि 2034 से 36 के बीच में ये लॉन्च करेंगे। कई बार मिशन टल भी जाते हैं, कई बार मिशन पहले भी हो जाते हैं टारगेट से, है ना। खैर
वीनस मिशन होगा इनका, यानी शुक्र मिशन होगा। वेनेरा डी मिशन, नाम इसका वेनेरा डी है, याद रखना। तो कौन देश लॉन्च कर रहा है? रूस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कब? 2034, 35, 36 के बीच में। जनवरी 2026 में इसका काम शुरू हो जाएगा। प्रक्षेपण 2034 से 36 के बीच में इसका होगा। और इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान IKI और लवोचिकन एसोसिएशन के द्वारा सहयोग लेगा रसिया। क्लियर? अभी रसिया और यूक्रेन को वार को लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही हैं दुनिया में। मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहता हूं जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है। अभी एक नई बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अपने साथ यूरोप का पूरा काफिला लेकर पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप के पास। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के, ब्रिटेन के, सबके राष्ट्रपति वगैरह, EU के प्रेसिडेंट, ये सब पहुंचे थे। तो उस पर जो भी चीज़ें निकल करके आई हैं, जो डील की बात हुई है, उसको मैं आज दिन में आपको एक वीडियो बना करके समझाऊंगा अच्छे से। बाकी मैंने जब पुतिन की अलास्का मीटिंग हुई थी ट्रंप के साथ, तब मैंने आपको एक अपडेटेड वीडियो दिया था और उसमें सब कुछ की डेवलपमेंट बताया। देखो, मैं बार बार एक एक मुद्दे पर नहीं बना सकता हूँ, है ना, कि आज क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, इस पर एक वीडियो बना दो। ऐसा बनाना ना सही लगता है और ना बनाना, मतलब मुझे खुद से ही नहीं अच्छा लगता है कि इस पर क्या बनाऊं, और आपको भी बोरियत लगेगा। इसीलिए जब कोई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होती है तभी मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर के आता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अब अभी ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे, बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं, प्रस्ताव दिए गए हैं $90 बिलियन का, तो उसको लेकर के आज दिन में वीडियो आपको दूंगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता? तो साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीत लिया है तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ये भारत की हैं और इन्होंने अभी विमेन सिंगल जीता हुआ है साइपन इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन में। 16 अगस्त को आयोजन हुआ। इन्होंने कनाए सकाई को हराया है, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। इनको 15-10, 15-8 से हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीता। इनका ये चौथा इंटरनेशनल था, लेकिन इस साल का ये पहला इनका खिताब था। विश्व स्तर पर रैंकिंग की 86वीं है। तो साइपन इंटरनेशनल नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड में आयोजित हुआ। आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखना है कि तान्या हेमंत ने जीता है इस खिताब को। निम्न में से किसने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया? तो एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 16वां जो संस्करण है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है और इसमें भारत के लिए पहला गोल्ड दिलाया है किसने? कपिल बैंसला ने। कपिल बैंसला आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इन्होंने 10 मीटर के एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता हुआ है। अगेन अभी ये इवेंट चल रहा है, अभी कई दिनों तक चलेगा। पहले दिन में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिनमें पहला गोल्ड दिलाया किसने? कपिल बैंसला ने। तो कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित किया जा रहा है और इवेंट था इनका 10 मीटर का एयर पिस्टल पुरुष जूनियर फाइनल में। ठीक है जी। अगला, SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार UPI पेमेंट के उपयोग में सबसे ज़्यादा राज्य शीर्ष पर कौन सा है? UPI पेमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज होता है? तो इस मामले में महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर है। अभी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इसने एक रिसर्च करी और उस रिसर्च के अनुसार ये देखा गया कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा UPI का इस्तेमाल हो रहा है, तो महाराष्ट्र शीर्ष पर आया। इसके अलावा सेकंड पर आया कर्नाटक। महाराष्ट्र में देखिए अगर आप, तो पूरे जुलाई भर में अगर ही देखा जाए, केवल जुलाई महीने का डाटा इन्होंने जारी किया, तो पूरे जितना टोटल UPI का ट्रांजैक्शन होता है उसमें अकेले 9.8% महाराष्ट्र में ट्रांजैक्शन होता है UPI का। दूसरे पर कर्नाटक है जहां पर 5.5%, तीसरे पर यूपी है जहां पर 5.3% का ट्रांजैक्शन UPI से होता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ऐप का भी डाटा जारी किया कि किस ऐप से लोग ज़्यादा यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं UPI। तो इसमें फ़ोन पे टॉप पर रहा है, सबसे टॉप UPI ऐप रहा है। दूसरे पर जीपे यानी गूगल पे जिसे कहते हैं, और तीसरे पर पेटीएम रहा है। ये वैल्यूएशन और वॉल्यूम दोनों के मात्रा, मतलब कितनी बार और कितनी ज़्यादा धनराशि, दोनों के मामले में ये रैंकिंग है। क्लियर। तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है और फ़ोन पे याद रखना है। ओके, टॉप वाला पूछा जाएगा। अगला, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले ऑल विमेन फूड स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया गया है अभी मुंबई में। मुंबई में उद्घाटन किया गया है और जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ऑल विमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब इन मुंबई।
तो ये ऑल विमेन द्वारा, मतलब कि इसमें जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी बनाने वाले होंगे, वो सब महिला हैं। ठीक है, तो ये मुंबई के पास कांदिवली होता है, कांदिवली नहीं, कांदिवली में मौलिका में ये स्थापित किया गया है और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और इन महिलाओं को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन के अंतर्गत ट्रेनिंग भी स्पेशल दी गई है। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने। आप महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर जान सकते हो। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी होती है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर, अभी देखो यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे, वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन गवर्नर थे, लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार इनको चुन लिया गया है। तो अब जब चुनाव स्टार्ट होगा उससे पहले इनको इस्तीफा देना होगा, है ना, ये इस्तीफा देंगे। ठीक है, भले से चुनाव जीते या ना जीते वो अलग बात है, हालांकि ये चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था कि उसमें बहुमत में है अभी एनडीए, लेकिन देखो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले, क्योंकि चुनाव के लिए एक शर्त होती है ना, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो अभी गवर्नर हैं, लेकिन फिर इनको वहां से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन याद रखना, आगे आने वाले भावी उपराष्ट्रपति हैं। 36 जिले हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, 288 विधानसभा में सीटें हैं, 48 लोकसभा में और 19 सीटें राज्यसभा में जाती हैं। तो औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, ये नासिक चर्चित स्थल हैं। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है। लोनार झील है यहाँ पर। लोनार झील जो है ये अपना कलर बदलने के लिए जाना जाता है। ये इसका कलर जो है ये पिंक हो गया है। ये पिंक कलर शैवाल के कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, फिर पूछा जाएगा। लोनार झील। उपवन झील है, शिवसागर है, वन्य विहार है और तडोबा नेशनल पार्क है यहाँ पर, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है। भोर, थाल, अंबा ये प्रमुख दर्रे हैं। तो इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया रात को 9 बजे आपको पीडीएफ भेज दी जाती है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम चैनल से अपने। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभंकर क्या है, तो हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर यानी मस्कट है। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो अनुच्छेद 64 के तहत इसमें वर्णन किया गया है। अब आज आपको क्या बताना है, भारत का स्वदेशी मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं, जिन्हें नागालैंड के भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। कल की वीडियो अगर आप देखे होगे तो जरूर आप आंसर कर पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।